नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं हमारे शरीर के अंदर के सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझने के लिए। हम एक्सप्लोर करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी वो सिस्टम जो हमारी हर सोच, हर एक्शन और हर एहसास के पीछे है। कभी सोचा है जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी सांस, दिल की धड़कन और ब्लड फ्लो सब एक साथ एक तालमेल में कैसे बढ़ जाते हैं? या फिर जब हाथ किसी गर्म चीज को छू जाए, कैसे पलक झपकते ही हाथ पीछे आ जाता है? ये सब कोऑर्डिनेशन का कमाल है और इसकी शुरुआत होती है हमारे नर्वस सिस्टम से। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या जानेंगे? हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एक सिंगल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से, फिर देखेंगे कि ये बिजली जैसे मैसेजेस ट्रैवल कैसे करते हैं, और आखिर में पूरे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और उसके कमांड सेंटर यानी हमारे ब्रेन के राज खोलेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये कोऑर्डिनेशन आखिर है क्या? कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब दो या उससे ज्यादा ऑर्गन्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, यानी होम्योस्टेसिस बना रहे, बॉडी का इंटरनल बैलेंस बना रहे। सोचो, बॉडी के पास दो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। एक है न्यूरल सिस्टम, समझो जैसे सुपरफास्ट इंटरनेट, पॉइंट टू पॉइंट इंस्टेंट मैसेज, और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये थोड़ा पोस्ट ऑफिस जैसा है, जो हार्मोन्स नाम के केमिकल लेटर्स से धीरे धीरे लेकिन पूरी बॉडी तक मैसेज पहुंचाता है। ये दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तभी बॉडी परफेक्ट हार्मनी में चलती है। तो चलिए इस पूरे नेटवर्क की सबसे छोटी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट से मिलते हैं, वो चीज जिससे पूरा सिस्टम बना। और ये छोटी सी यूनिट है न्यूरॉन, एक माइक्रोस्कोपिक पावर हाउस। इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी बदलाव को, यानी स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, रिसीव करना और फिर उस मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर देना। सोच के देखो, एक न्यूरॉन के 3 मेन हिस्से हैं। पहला उसका हेडक्वार्टर, जिसे कहते हैं सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस और कुछ स्पेशल निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। फिर इससे निकलती हैं ऐसी शाखाएं जैसे एंटेनाज, ये हैं डेंड्राइट्स। इनका एक ही काम है, सिग्नल को पकड़कर हमेशा सेल बॉडी की तरफ लाना। और फिर है एक लंबा सा केबल, ये है एक्सॉन। ये सिग्नल को सेल बॉडी से हमेशा दूर ले जाता है। इस केबल के आखिर में होता है सिनेप्टिक नॉब, जिसके अंदर केमिकल मैसेंजर्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। अब सारे न्यूरॉन्स एक जैसे नहीं होते, इनके भी टाइप्स हैं, इस बेसिस पर कि उनके कितने एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं। पहला है मल्टीपोलर, जिसमें एक एक्सॉन और ढेर सारे डेंड्राइट्स होते हैं। कहाँ मिलता है? हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। फिर है बाइपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, ये स्पेशल है, हमारी आंखों के रेटिना में मिलता है। और आखिर में यूनिपोलर, जिसमें सेल बॉडी से सिर्फ एक ही एक्सॉन निकलती है। ये ज्यादातर तब मिलता है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। एक्सॉन्स पर भी एक कवर हो सकता है, और इसी बेसिस पर ये 2 तरह के होते हैं। पहले हैं माइलिनेटेड, इनके ऊपर एक स्पेशल इंसुलेशन होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, बिल्कुल जैसे बिजली की तार पर प्लास्टिक होता है। और इस इंसुलेशन के बीच बीच में गैप्स होते हैं जिन्हें नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। इसकी वजह से सिग्नल सीधा चलने के बजाय कूद कूद कर आगे बढ़ता है, यानी बहुत तेजी से। और दूसरे हैं नॉन माइलिनेटेड, इन पर ये इंसुलेशन नहीं होती, तो सिग्नल थोड़ा धीरे चलता है। ओके, तो स्ट्रक्चर समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये मैसेज, ये करंट बनता कैसे है और इस तार पर चलता कैसे है? चलिए इसके पीछे की साइंस को देखते हैं। तो इससे पहले एक सवाल, जब एक न्यूरॉन आराम कर रहा होता है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसकी मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड क्यों कहा जाता है? सोचो जरा, इसका जवाब ही पूरे कॉन्सेप्ट की छवि है। देखो, जब न्यूरॉन रेस्ट पर होता है तो उसकी जो दीवार है यानी मेम्ब्रेन, वो पोटेशियम आयॉन्स यानी K+ को तो आसानी से आने जाने देती है, लेकिन सोडियम आयॉन्स यानी Na+ के लिए दरवाज़ा लगभग बंद रखती है। इस वजह से एक्सॉन के अंदर K+ और नेगेटिव प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और बाहर Na+ ज़्यादा होता है। इस चार्ज के डिफरेंस से एक पोटेंशियल बन जाता है, जिसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल शब्दों में, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। इसी स्टेट को पोलराइज्ड कहते हैं। तो ये अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव का बैलेंस बना कैसे रहता है? यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो के सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक पंप है जो एनर्जी यानी ATP यूज करके लगातार काम करता रहता है। इसका काम क्या है? ये जबरदस्ती 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है और उसके बदले में सिर्फ 2 पोटेशियम आयंस को अंदर खींचता है। सोचो, 3 पॉजिटिव बाहर, 2 पॉजिटिव अंदर, तो बाहर हमेशा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहता है। अब देखो क्या होता है,
जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, वहाँ के सारे सोडियम गेट्स फट से खुल जाते हैं और ढेर सारे पॉजिटिव सोडियम आयंस तेजी से अंदर भागने लगते हैं। इससे क्या होगा? अंदर का माहौल नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का पॉजिटिव से नेगेटिव, पोलैरिटी बिल्कुल उल्टी हो गई। इसी को कहते हैं डीपोलराइजेशन। और दोस्तों, ये जो डीपोलराइजेशन की लहर आगे बढ़ती है ना, इसी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और यही एक्शन पोटेंशियल असली में हमारा नर्व इम्पल्स है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, ये सोडियम के लिए दरवाजे ज्यादा देर खुले नहीं रहते, थोड़ी ही देर में बंद हो जाते हैं। और अब बारी आती है पोटेशियम गेट्स के खुलने की। अब K+ आयंस तेजी से बाहर भागने लगते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अंदर वापस से नेगेटिव हो जाएगा, यानी मेम्ब्रेन वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है। इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। और अब न्यूरॉन अगले सिग्नल के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, इम्पल्स एक न्यूरॉन के आखिरी छोर तक तो आ गया, लेकिन अब आगे क्या? अगले न्यूरॉन तक ये चिंगारी कैसे पहुंचेगी? इसके लिए एक स्पेशल जंक्शन होता है जिसका नाम है सिनैप्स। सिनैप्स भी दो तरह के होते हैं। एक है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, जहां दोनों न्यूरॉन्स बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। करंट सीधा एक से दूसरे में जंप कर जाता है। ये सुपर फास्ट होता है, लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत कम है। जो ज़्यादातर है वो है केमिकल सिनैप्स। यहाँ दोनों न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसे सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो करंट जंप नहीं कर सकता। यहाँ मैसेज भेजने के लिए स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल होता है, जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो उस केमिकल सिनैप्स में होता क्या है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है, वो वहां रखी थैलियों को धक्का मारता है। ये थैलियां मेम्ब्रेन से जाकर चिपक जाती हैं और फट जाती हैं। उनके अंदर भरे न्यूरोट्रांसमीटर्स उस गैप में यानी सिनैप्टिक क्लेफ्ट में फैल जाते हैं। ये केमिकल्स तैरकर अगले न्यूरॉन के दरवाजे पर लगे ताले में अपनी चाबी लगा देते हैं। जैसे ही ताले खुलते हैं, अगले न्यूरॉन के अंदर अचानक से आयंस की एंट्री शुरू हो जाती है और लो, अगले न्यूरॉन में नया करंट, नया एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हो जाता है। अब तक हम एक एक न्यूरॉन की कहानी सुन रहे थे। चलिए अब कैमरा को जूम आउट करते हैं और पूरे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के ग्रैंड डिजाइन को देखते हैं। हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम को दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है हेड ऑफिस यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसमें आते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सारी प्रोसेसिंग और सारे डिसीजंस यहीं से होते हैं। और दूसरा हिस्सा है फील्ड नेटवर्क यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या PNS। इसमें वो सारी तारें यानी नर्व्स आती हैं जो हेड ऑफिस को पूरी बॉडी से जोड़ती हैं। अब इस PNS नेटवर्क में जो तारें हैं वो भी दो तरह की हैं। एक है एफरेंट फाइबर्स, ये बॉडी से खबर CNS तक लाती हैं। और दूसरी हैं एफरेंट फाइबर्स, ये CNS से कमांड बॉडी तक ले जाती हैं। सिंपल सा ट्रिक, A फॉर आना, E फॉर एग्जिट। अब इसके भी दो डिवीजन हैं। एक है सोमैटिक सिस्टम, जो उन मसल्स को कंट्रोल करता है जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। और दूसरा है ऑटोनॉमिक सिस्टम, जो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जो अपने आप चलती हैं, जैसे दिल की धड़कन। इस ऑटोनॉमिक सिस्टम की भी दो गियर्स हैं। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, ये है एक्सेलरेटर। जब कोई खतरा या इमरजेंसी हो तो ये सब कुछ फास्ट कर देता है, फाइट और फ्लाइट मोड। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये है ब्रेक। जब सब शांत हो तो ये बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाता है, एनर्जी बचाता है। तो अब चलते हैं हेड ऑफिस के CEO के पास, हमारा कमांड सेंट्रल सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, द वन एंड ओनली द ब्रेन। अब इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसकी सिक्योरिटी भी जबरदस्त है। सबसे बाहर है हड्डियों का हेलमेट यानी स्कल। उसके अंदर है 3 लेयर्स की बुलेट प्रूफ जैकेट, जिन्हें क्रेनियल मेनिंजीज कहते हैं। इन्हें बाहर से अंदर याद रखने का एक सिंपल सा वर्ड है डैप। D फॉर ड्यूरा मैटर, सबसे बाहरी टफ लेयर। A फॉर अरैक्नॉइड, बीच वाली जाले जैसी लेयर। और P फॉर पिया मैटर, सबसे अंदर वाली नाजुक लेयर जो ब्रेन से बिल्कुल चिपकी होती है। ब्रेन को समझने के लिए हम इसे 3 मेन हिस्सों में बांट देते हैं। फोर ब्रेन यानी अगला हिस्सा, जहां सारी सोच, मेमोरी और प्लानिंग होती है। मिड ब्रेन यानी बीच का हिस्सा, जो एक कनेक्ट करने वाला स्टेशन है। और हिंड ब्रेन यानी पिछला हिस्सा, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। चलिए फोर ब्रेन की टीम से मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लेयर है सेरिब्रम। ये 2 हिस्सों में बंटता है, जिनको जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम। इसकी जो ऊपरी सतह है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वही है जहां मेमोरी, कम्युनिकेशन सब कुछ होता है। फिर आता है थैलेमस,
ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। सारे सिग्नल्स को आगे कहाँ भेजना है ये डिसाइड करता है। उसके नीचे है हाइपोथैलेमस। ये बॉडी का एसी है। टेम्परेचर, भूख, प्यास सब इसके कंट्रोल में है। और जब आपको गुस्सा, प्यार, डर जैसी फीलिंग्स आती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार है लिम्बिक सिस्टम। अब आते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पर। मिड ब्रेन इन दोनों के बीच में है और एक इम्पॉर्टेंट कैनाल इससे होकर गुजरती है। हिंड ब्रेन की टीम में 3 मेंबर्स हैं। पोन्स, जो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। सेरेबेलम, इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, ये बॉडी का बैलेंस और आपसी तालमेल बनाता है। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये सांस, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर जैसे जरूरी ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये जो तीनों है ना, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का हाईवे है। सारे सिग्नल्स इसी से होकर आते जाते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। एक सवाल है आपके लिए, सांस लेना, दिल का धड़कना, इन जरूरी इनवॉलंटरी फंक्शंस को ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? बिल्कुल सही। सही जवाब है सी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। सोचो, आपका न्यूरल सिस्टम हर एक पल लाखों करोड़ों काम एक साथ कर रहा है बिना आपके पता चले। मेमोरी, इमोशंस, मूवमेंट, हर चीज। तो आज इस कमाल के सिस्टम की किस फंक्शन के लिए आप उसे सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।